ये कहानी है मेरी और मेरी बीवी की। पूरे अमेरिका में हम दोनों एक नंबर के कट्टर मियाँ बीवी के नाम से मशहूर थे। दिन के 25 घंटे हम दोनों एक दूसरे की बजाने में लगे रहते और रात को घर आकर वही नफरत और गुस्सा चालू रहता। वो आगे आगे अपने नए नए बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती तो मैं पीछे से उसकी करोड़ों की चमचमाती गाड़ी को हथौड़े से तोड़कर कबाड़ बना देता। एक बार तो मैडम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे कोल्ड स्टोरेज के बर्फ वाले कमरे में पूरे एक दिन के लिए बंद कर दिया। मैं भी कम नहीं था। जैसे ही बाहर आया उसे तैरना नहीं आता था, फिर भी मैंने उसे सीधे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। शादी के तीसरे साल वो पूरे दिन घर नहीं आती थी तो मैं भी उसे पब और क्लबों से घसीट कर वापस लाता। जब भी वो मुझे देखती उसकी जबान से सिर्फ जहर और गालियां ही निकलती थीं। शादी के 5वें साल उसकी वो दुआ पूरी हो गई। ठीक उसके जन्मदिन के दिन मैं मर गया। एक अनजान आदमी अचानक अंदर आया और उसने मुझ पर 1-2 नहीं पूरे 33 बार चाकू से वार किया। मेरे शरीर के कोने कोने से जानलेवा दर्द उठ रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था पर गले से सिर्फ एक हल्की सी घिसघिसाहट निकल रही थी। मैंने कांपते होठों से उसका नाम लिया, सोनी, और अपनी बची कुची जान लगाकर फोन ढूंढा। आखिरी सांस गिरते गिरते मैंने उसे फोन लगाया। एक बार रिंग गई, उसने नहीं उठाया। मैंने दोबारा लगाया, दूसरी बार भी नहीं उठाया तो मैंने तीसरी बार बटन दबाया। न जाने कितनी बार फोन करने के बाद आखिरकार उसने फोन उठाया। मैंने अभी मुंह से एक शब्द निकाला ही था कि वहां से बेहद ठंडी और रूखी आवाज आई जिसने मुझे बीच में ही काट दिया। वो चिढ़कर बोली, लू, तुम पागल हो गए हो क्या? जब देखो तब फोन खटखटाते रहते हो। आज मेरे पास तुम्हारी किचकिच सुनने का टाइम नहीं है। शिंगे वापस आ गया है, मैं उसे एयरपोर्ट लेने जा रही हूँ। और खट से फोन कट गया। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। वो मुझसे इतनी चिढ़ी हुई थी कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी बात भी उससे नहीं कह पाया। मैं एक दर्द भरी हंसी हंस पड़ा। वो बात थी, सोनी, मैं मर रहा हूँ, इस बार हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है? पर यह बात मेरे मुंह में ही रह गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को वैतरणी नदी के किनारे यमलोक के उस पुल पर पाया। नीचे खौलता हुआ गहरा पानी था। सामने यमराज की दासी, वही बूढ़ी अम्मा, हाथ में यादें मिटाने वाला काढ़ा लिए खड़ी थी। उन्होंने कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, पी लो इसे, पिछले जन्म के सारे दुख दर्द भूल जाओ और नई शुरुआत करो। पर भाई, मैं तो एक के बाद एक पूरे 10 कटोरे पी चुका था, फिर भी मेरी यादें वैसी की वैसी ही थीं। मैंने हताश होकर हंसते हुए पूछा, अम्मा, तुम्हारे इस काढ़े में पानी वानी मिलाया है क्या? बूढ़ी अम्मा ने एक ठंडी सांस भरी और मुझसे पूछा, तुम्हारी आत्मा में इतनी जिद, इतना मोह क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो तुम भूल नहीं पा रहे? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं, सोनी और शिंगे, हम तीनों बचपन के लंगोटिया यार थे। हम दोनों ही उसके दोस्त थे, पर वो सिर्फ शिंगे को चाहती थी। शिंगे के लिए वो स्कूल कॉलेज बंक करके बास्केटबॉल मैच देखने जाती थी। जब भी वो शिंगे को देखती उसकी आंखों में दुनिया जहान का प्यार उमड़ आता था। पर मैं भी तो चाहता था कि वो एक बार मुझे देखे, इसलिए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मैं हमेशा उससे पंगा लेता रहता था। होते होते हम दोनों जानी दुश्मन बन गए। फिर एक दिन सोनी की दादी ने मरने की कसम खा ली और सोनी को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। वो कुछ नहीं कर पाई और उसे झुकना पड़ा। शादी की पहली रात उसने गलती से मेरी डायरी देख ली और उसे पता चल गया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बस उसने ये मान लिया कि दादी को पट्टी मैंने ही पढ़ाई थी ताकि मैं उससे जबरदस्ती शादी कर सकूं। उस पल से वो मुझसे नफरत करने लगी। पर वो पगली ये नहीं जानती थी कि जब उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर कह रहे थे कि वो कभी कोमा से बाहर नहीं आएगी, तब उसका वो चहेता शिंगे उसे छोड़कर विदेश भाग गया था। और मुझे नहीं पता था कि वो कभी होश में आएगी भी या नहीं। फिर भी मैं दिन रात उसके बेड के पास बैठकर रोता था, उसकी सेवा करता था। दादी ने मेरा यही प्यार देखा था, इसीलिए जब सोनी को होश आया तो उन्होंने उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। कई बार मेरे मन में आया कि उसे सच बता दूं, पर जब भी मैं उसकी आंखों में अपने लिए वो नफरत देखता, मेरे शब्द गले में ही सूख जाते। जब अम्मा ने मेरी यादों को देखा तो वो बोली, तुम्हारा मोह अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अगले जन्म में नहीं जा सकते। मैं तुम्हें 5 दिन के लिए वापस धरती पर भेजती हूँ। अगर इन 5 दिनों में तुम सोनी के मुंह से सिर्फ एक बार आई लव यू सुन पाए तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगी, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें सब कुछ भूलकर अगले सफर पर जाना होगा। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक हल्का सा धक्का दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने उसी जाने पहचाने बंगले में खड़ा था और सामने जमीन पर मेरी अपनी लाश पड़ी थी जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कांपते हाथों से अपनी लाश के चेहरे को छुआ, पर वो जिस्म एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। मैंने डर कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। जिस औरत से मैं पूरी जिंदगी में एक बार प्यार नहीं सुन पाया, उसे मैं 5 दिन में कैसे मनाऊंगा? पर दिल के किसी कोने से आवाज आई, क्या पता शायद कोई चमत्कार हो जाए। अब रोने धोने का वक्त नहीं था। मैं नीचे झुका और बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए अपनी ही लाश को अलमारी की तरफ ले गया। जब लाश को अलमारी के अंदर बंद कर दिया
तब जाकर मेरी जान में जान आई। इसके बाद मैं पानी की बाल्टी लेकर आया और घुटनों के बल बैठकर जमीन पर फैला खून पोंछने लगा। कपड़े का हर हाथ मारते वक्त मेरा दिल फट रहा था। जैसे ही मैंने खून का आखिरी कतरा साफ किया, पीछे से एक बेहद ठंडी और नफरत भरी आवाज आई, लू तुम ये क्या नौटंकी कर रहे हो? मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। दरवाजे पर सोनी खड़ी थी और उसकी आंखों में मेरे लिए वही पुरानी चिढ़ थी। मेरा गला सूख गया, मुंह से आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि सोनी के ठीक पीछे शिंगे खड़ा था। पर जैसे ही शिंगे की नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसका ये बर्ताव इतना अजीब था कि सोनी को भी झटका लगा। उसने तुरंत शिंगे को संभाला। शिंगे, क्या हुआ तुम्हें? शिंगे ने सोनी का हाथ कसकर पकड़ा और अपने डर को छुपाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ी खून की बदबू आ रही है, अजीब सा लग रहा है सोनी। सोनी ने तुरंत अपनी लाल पीली आंखें मुझ पर टिका दी और चिल्लाई, 5 साल हो गए लू, तुम कब सुधरोगे? आखिर चाहते क्या हो? मैंने शांति से उसे देखा और अपनी पूरी ताकत बटोर कर बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊं तो सोनी, बस एक बार मुझसे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सोनी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में सिर्फ ताना था। मैं और तुमसे प्यार करूं? तुम्हारी औकात है क्या? इसके बाद वो शिंगे की तरफ मुड़ी और बड़े प्यार से बोली, शिंगे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शिंगे के गाल शर्मा गए, पर वो दिखावे के लिए बोला, सोनी ऐसा मत कहो, लू सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। पर सोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बोली, अगर इसकी चमड़ी इतनी पतली होती तो ये जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं करता। छोड़ो इसे, चलो पहले मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया हो। मैंने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोका और कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सोनी ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। वो एक एक शब्द चबाकर बोली, शिंगे अभी अभी विदेश से आया है, उसके घर की सफाई चल रही है, वो कुछ दिन यहीं रहेगा। और लू, भूलना मत, अगर तुमने चालें नहीं चली होती तो इस घर के मालिक तुम नहीं, शिंगे होते। ये सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। अगर ये पहले का लू होता तो पूरा घर सिर पर उठा लेता, जमकर तमाशा करता। पर आज मैं बहुत थक चुका था। मैं सिर्फ बेबसी से उन्हें अपने बगल से अंदर जाते हुए देखता रहा। रात के खाने पर मैंने देखा कि सोनी और शिंगे साथ बैठे थे। उनकी नजदीकियां देखकर कोई भी कह देता कि इस घर का असली मालिक शिंगे ही है। वो दोनों आपस में फुसफुसा रहे थे, हंस रहे थे, और मुझे तो जैसे किसी ने दीवार का पेंट समझ लिया था। मैं सिर झुकाए मशीन की तरह खाना मुंह में ठूस रहा था और कानों में उनकी हंसी गूंज रही थी। मेरा दिल ऐसा तड़प रहा था जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो। रात को जब सब सो गए तो मैं अनजाने में उस तरफ निकल गया जहाँ शिंगे फोन पर बात कर रहा था। अचानक मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ी। वो कह रहा था, मैंने तुम लोगों से उसे मारने को कहा था ना, तो फिर वो साला अभी तक जिंदा कैसे घूम रहा है? ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही शिंगे बिजली की तरह घूमा। मैंने कांपती आवाज में उससे पूछा, तो उस गुंडे को तुमने भेजा था? शिंगे कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कहीं पड़ी। अगले ही पल उसने खुद ही जमीन पर पटकनी खाई और जोर से दर्द का नाटक करते हुए चिल्लाया। आवाज सुनकर सोनी भागती हुई अंदर आई। सामने का नजारा देखकर उसका खून उबल गया। उसने मुझे जोर से पीछे धकेला और मुझ पर दहाड़ी। लू, तुम्हारी ये हिम्मत, क्या किया तुमने? शिंगे ने तुरंत विक्टिम कार्ड खेला। उसने सोनी का हाथ पकड़ा और बेहद मासूम बनकर रोनी सूरत में बोला, सोनी तुम लू को मत डांटो, शायद उससे बुरा लगा कि आज तुम मेरे साथ हो। ये बात सुनते ही सोनी ने मेरी तरफ इतनी नफरत से देखा मानो मैं उसका कोई जानी दुश्मन हूँ। पर वो शिंगे के सामने अपना गुस्सा पूरी तरह दिखा नहीं पा रही थी, कहीं शिंगे डर न जाए। सोनी तुरंत नीचे झुकी और बड़े प्यार से शिंगे को उठाते हुए बोली, चलो शिंगे, मैं पहले तुम्हारी चोट पर दवा लगा देती हूँ। मैं वहीं खड़ा उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। दिल अंदर तक कड़वाहट से भर गया। अपने कमरे में आकर मैंने खुद ही दवा की पेटी निकाली और अपनी चोट पर दवा लगाने लगा। ये खरोंच मुझे तब आई थी जब सोनी ने मुझे झटके से पीछे धकेला था और मैं फर्श पर घिसट गया था। दवा की वो जलन मेरे दिल के दर्द के आगे कुछ भी नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं। अभी मैंने दवा लगाई ही थी कि दरवाजा खुला। हाँ, सोनी आ गई थी। मैंने पूछा, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? सोनी ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी वो आंखें, मैं सब समझ गया। ये वही नफरत थी जो हमारे बीच सालों से चली आ रही थी। और वही हुआ, उसने आगे बढ़कर सीधे मेरा कॉलर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने मेरे होठों पर बुरी तरह काट लिया। उसका ये तरीका इतना हिंसक और ठंडा था मानो मैं उसके लिए इंसान नहीं, सिर्फ गुस्सा निकालने की कोई चीज हूँ। मुझे तेज दर्द हुआ, पर मैंने अपने दांत भींच लिए। मुंह से उफ तक नहीं निकाली। उसकी ठंडी सांसें मेरे कान के पास आ रही थी। वो फुसफुसाकर बोली, लू तुम मर जाओगे पर तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू चुपचाप बह निकले। जब ये सब खत्म होने को आया तो मैंने टूटती आवाज में कहा, सोनी। सोनी का सिर मेरी गर्दन पर टिका था। वो एक पल के लिए रुकी और फिर जोर से हंस पड़ी। इसके बाद वो सीधे बाथरूम में चली गई और मैं वहां बिल्कुल अकेला, एकदम ठंडा पड़ा रहा।
जब मेरी दोबारा आंख खुली तो बिस्तर पर मेरे पास कोई नहीं था। कमरे की खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी, पर आंख खुलते ही मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि वाह कितनी अच्छी सुबह है, बल्कि सबसे पहला ख्याल ये आया कि ये मेरा चौथा दिन है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। समय मेरे सिर पर लटकती उस तलवार की तरह था जो कभी भी गिरकर मुझे हमेशा के लिए गहरे अंधेरे में धकेल सकती थी। मैंने चादर हटाई, बेड से उतरा और सीधा बाथरूम में गया। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे ताकि दिमाग थोड़ा ठिकाने आए। कमरे से बाहर निकला तो देखा शिंगे डाइनिंग टेबल पर बैठा मजे से नाश्ता कर रहा था। मुझे देखते ही उसने एक कमीनी सी मुस्कान दी और बड़े प्यार से बोला, अरे लू उठ गए? सोनी तो सुबह ही निकल गई। वैसे आज उसे अपनी मीटिंग छोड़कर मेरे साथ एक ऑक्शन में जाना था, पर मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे चक्कर में अपने इतने बड़े बिजनेस का नुकसान करे। बड़ी मुश्किल से मनाकर उसे ऑफिस भेजा है। अब वहाँ जाने के लिए मुझे कोई साथ में चाहिए, तो ऐसा करो तुम ही मेरे साथ चलो। मेरा माथा ठनका। मैंने साफ मना करना चाहा, पर वो शायद मेरा मन भांप गया था। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और मुझे धमकी देते हुए बोला, देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अभी सोनी को फोन करके बोल दूंगा कि मेरी मुट्ठियां बिंच गईं, नाखून हथेलियों में धंस गए। मुझे पता था कि अगर शिंगे ने सोनी से कुछ भी कह दिया तो सोनी बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात पर यकीन कर लेगी, और मेरे पास अब इतना वक्त नहीं था कि मैं उसे सच समझाता फिरूं या बहस करूं। मुझे यमलोक की अम्मा की शर्त पूरी करने के लिए सोनी के मुंह से आई लव यू सुनना ही था, इसलिए इस वक्त उससे पंगा लेना भारी पड़ सकता था। मैंने भारी मन से हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है चलता हूँ। नीलामी की तरफ जाते हुए रास्ते भर गाड़ी में सन्नाटा रहा। शिंगे बगल में बैठकर लगातार अपने फोन में लगा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान थी। तभी अचानक हमारी गाड़ी के आगे एक जोरदार ब्रेक लगा। एक काले रंग की वैन ने हमारा रास्ता रोक दिया था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ नकाबपोश गुंडों ने हमें खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कानों में सिर्फ शिंगे की चीखें और उन बदमाशों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। न जाने कितनी देर बाद जब होश आया तो हमने खुद को एक सुनसान पुराने गोडाउन में पाया। गुंडों के बॉस ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। वो और कोई नहीं, वही जी शियान था जिसके पूरे बिजनेस को सोनी ने कुछ ही दिन पहले बर्बाद करके उसे सड़क पर ला दिया था। मैंने घबराते हुए पूछा, जी शियान तुम ये क्या कर रहे हो? वो नफरत से हंसते हुए बोला, सोनी ने मुझे रास्ते पर ला दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन कर उसे तड़पते हुए देखूंगा। इतना कहकर उसने इशारा किया और उसके गुंडों ने मुझे और शिंगे को खाई के बिल्कुल किनारे पर धकेल दिया। नीचे समंदर का खौफनाक काला पानी हिलोरे मार रहा था, मानो कोई राक्षस मुंह खोले हमें निगलने के लिए तैयार खड़ा हो। तभी जी शियान ने अपना फोन निकाला और सीधे सोनी को मिला दिया। हाँ मैडम, तुम्हारे ये दोनों आशिक इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, आकर किसी एक को बचा लो, दूसरे को मैं सीधे समंदर में फेंक दूंगा। याद रखना चॉइस सिर्फ एक की है। ठीक 1 घंटे बाद सोनी भागती हुई वहाँ पहुँची। उसकी नजरें पहले मुझ पर और फिर शिंगे पर गईं, और आखिर में वो जी शियान को देखकर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, जी शियान इन्हें छोड़ दो। जी शियान हंसा, मैडम मैंने पहले ही कहा था तुम किसी एक को ही चुन सकती हो, चुनो, वक्त निकला जा रहा है। सोनी की आंखें मेरे और शिंगे के बीच डोलती रहीं और फिर वो बड़े रौब से बोली, मैं किसी एक को नहीं चुनूंगी, क्योंकि मैं इन दोनों को यहाँ से बचा कर ले जाऊंगी। मैं किसी को भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर मैं तो सन्न रह गया और शिंगे की भी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न हो। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोनी की तरफ देखकर पूछा, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? वो बोली, हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर कम से कम इस वक्त तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारी तरह गिर गई नहीं हूँ कि किसी को मरते हुए देखकर भी मुंह फेर लूं। उसकी ये बात सीधे मेरे दिल में तीर की तरह चुभी। मेरा सीना फट गया। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर आवाज ही नहीं निकली। उधर जी शियान को लगा कि सोनी उसकी धमकी को हल्के में ले रही है। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत शिंगे को खाई के और करीब धकेल दिया, एक को चुनो वरना मैं दोनों को नीचे फेंक दूंगा। ये देखते ही सोनी की आंखों में अंगारे उतर आए। वो शेरनी की तरह आगे बढ़ी और कड़क कर बोली, जी शियान अगर तुमने इनमें से किसी को छूने की भी हिम्मत की ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे। इसी बीच दूर से पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। सायरन सुनते ही जी शियान के होश उड़ गए। उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी आ जाएगी। वो बौखला गया और उसने आव देखा, नताव, चाकू निकाला और सीधे सोनी की तरफ लपका। मैंने कुछ नहीं सोचा, दिमाग बंद हो गया था। मैं सीधा सोनी के आगे कूद गया। वो चाकू सीधे आकर मेरे कंधे में धंस गया। मेरे मुंह से एक चीख निकली और मेरा शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। मैं नीचे गिरने लगा। सोनी ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी आंखों में पहली बार एक खौफ, एक घबराहट दिखी। लू, पर मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं उससे कुछ कहना चाहता था पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और देखते ही देखते मेरे आगे पूरी तरह अंधेरा छा गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो भाई नजारा ही बदल चुका था।
मैं अपनी पीठ के बल स्विमिंग पूल के किनारे लेटा हुआ था। सामने सोनी खड़ी थी और उसकी आंखों में वही पुरानी जानलेवा नफरत थी। लू, तुमने उन गुंडों के साथ मिलकर ये सारा नाटक क्यों रचा? तुम्हें क्या लगा इस घटिया ड्रामे से मैं पिघल जाऊंगी और तुमसे कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास कर रही है। वो आगे चिल्लाई, शिंगे ने मुझे सब सच बता दिया है। ये किडनैपिंग का नाटक तुमने और जी शियान ने मिलकर किया था ताकि मुझे चोट पहुंचाई जा सके। लू, तुम इतने गिर कैसे सकते हो? इतने जहरीले कैसे हो सकते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी सफाई अभी आधी भी नहीं हुई थी कि उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। मुझे पता है तुम कितने नीच हो। अपनी बात मनवाने के लिए रोज कोई न कोई नया ड्रामा करते हो, पर तुम किसी के साथ भी खेलो। लू, शिंगे को बीच में मत लाना, वो मेरी जान है। इतना कहते ही उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने मेरे पैरों में भारी पत्थर बांधा और मुझे सीधे स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में फेंक दिया। बर्फीला पानी पल भर में मेरे सिर के ऊपर से गुजर गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आंखों के आगे सब धुंधला होने लगा। जब मैं बिल्कुल दम तोड़ने ही वाला था, तब जाकर सोनी के आदमियों ने मुझे बाहर निकाला। पर अभी मैं ठीक से 2 सांसें भी नहीं ले पाया था कि उन्होंने मुझे फिर से पानी में डुबो दिया। न जाने कितनी बार उन्होंने मेरे साथ ये खेल खेला। आखिरकार जब उन्होंने मुझे बाहर खींचकर फर्श पर पटका तो मेरी हालत पानी से बाहर निकाली गई किसी मरती हुई मछली जैसी थी। मैं हाँफ रहा था, कांप रहा था। सोनी नीचे झुकी। उसने मेरी ठोड़ी को जोर से भींचा और बोली, अच्छे से याद रखना लू, अगर अगली बार शिंगे को तुम्हारी वजह से एक खरोंच भी आई ना, तो हमारा हिसाब इससे भी बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो अपने घर वहां से शान से चली गई। उसने मुड़कर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अब आ गया मेरी मौत का तीसरा दिन। मुझे एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिला था जो हमारे दोस्तों के ग्रुप ने रखी थी। उसमें मुझे और सोनी को साथ जाना था। जब मैं तैयार होकर दरवाजे पर पहुंचा तो देखा वहां सोनी के साथ शिंगे खड़ा था। मैंने अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लाते हुए कहा, क्यों सोनी मैडम, लगता है आज पार्टी में शिंगे बाबू को अपना पार्टनर बनाकर ले जाने का इरादा है? सोनी के चेहरे पर वही चिर परिचित चिढ़ आ गई। वो बोली, हाँ, शिंगे ही आज मेरा पार्टनर है। तुम्हें कोई ऐतराज है? मैंने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस मैडम को इतना याद दिला रहा था कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में किसी गैर मर्द को साथ लेकर जाओगी तो दुनिया क्या कहेगी? वो इस बात से भी पीछे नहीं हटी। सोनी ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लू, तुम इस घर में सिर्फ एक सजावटी सामान हो, अपनी औकात से ज्यादा मत उड़ो। इतना कहकर वो मुड़ी और शिंगे को लेकर आगे बढ़ गई। जाते जाते उसने मुड़कर मुझे एक बार देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं वहीं खड़ा रहा, उन दोनों की पीठ को देखता रहा और दिल में एक ऐसा दर्द उठा जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पार्टी में चारों तरफ चकाचौंध थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सोनी और शिंगे ने जैसे ही एंट्री मारी, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। सोनी जानबूझकर पूरी महफिल में शिंगे पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही थी, जिसे देखकर वहां खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। मैं ये सब बातें सुन रहा था, पर मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे अच्छे से पता था कि मैं जितना जताऊंगा कि मुझे फर्क पड़ रहा है, सोनी को उतनी ही तसल्ली मिलेगी। पर भाई, तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। आधी पार्टी होने के बाद शिंगे अचानक अपनी सीट से उठा और बोला कि वो वॉशरूम जा रहा है। सोनी ने बड़े प्यार से सिर हिलाया और उसे जाने दिया। पर कुछ ही देर बाद शिंगे बदहवास हालत में कपड़े बिखेरे हुए वापस भागा भागा आया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो सीधा आकर सोनी की बाहों में ढह गया, मानो उसके पैर जवाब दे गए हों। वो रोते हुए बोला, सोनी, मुझे बचाओ, अभी वॉशरूम में। लू ने अपने आदमियों से कहकर मेरे ड्रिंक में नशीली ड्रग मिलवा दी। ये सुनते ही पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद हर एक शख्स की आंखें मुझ पर आकर टिक गईं। सोनी झटके से खड़ी हुई। उसकी आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। उसने टेबल पर रखा रेड वाइन का ग्लास उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। वो मुझ पर चिल्लाई, लू, मैंने पिछली बार तुमसे क्या कहा था? अगर तुमने दोबारा शिंगे को छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। सोनी का चेहरा गुस्से से और काला पड़ गया। वो लंबे लंबे डग भरती हुई मेरे बिल्कुल करीब आई और बोली, तो क्या शिंगे इतनी बड़ी बात पर तुमसे झूठ बोलेगा? वैसे भी तुम तो पैदाइशी अपराधी हो, पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हो। मैंने अपना सिर उठाया। मेरी आवाज भारी और टूटी हुई थी। तो अब क्या चाहती हो तुम, कि मैं घुटने टेक कर इस शिंगे से माफी मांगू? मेरी बात पूरी होते ही सोनी ने आव देखा न ताव आगे बढ़कर मेरे घुटने पर जोर से लात मार दी। मैं इस वार के लिए तैयार नहीं था। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। सोनी कड़क कर बोली, माफी मांगो। मुझे ऐसा लगा जैसे भरी महफिल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हों। मैंने चीख कर कहा, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। सोनी ने एक क्रूर हंसी हंसी। 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने मेरे कंधों को दबोचा और जबरदस्ती मेरा सिर जमीन पर पटकने लगे। मैं छटपटाता रहा, पर मेरा माथा जोर से फर्श से जा टकराया, जिससे एक भारी आवाज गूंजी। सोनी चिढ़कर बोली, लू, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे? उस पल मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आई, न जाने कहां से।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, चंगुल से खुद को छुड़ाया। मैं झटके से खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे एक सनसनाता हुआ थप्पड़ सोनी के गाल पर रसीद कर दिया। उस सन्नाटे से भरे हॉल में वो चटाक की आवाज बहुत दूर तक गूंजी, सोनी। मेरी आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या इस दुनिया में सिर्फ वो जो बोलता है वही सच है और मैं जो कहूँ वो सब झूठ? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो पर भूल रही हो कि तुम्हारा पति मैं हूँ। मेरी क्या औकात है तुम्हारी जिंदगी में? मेरी आवाज में वो दर्द और बेबसी थी, मानो मैं बरसों का गुबार बाहर निकाल रहा था। ये पहली बार था जब मैं सोनी के सामने रोया था। पहली बार मैंने अपनी लाचारी उसके सामने दिखाई थी। सोनी बिल्कुल सन्न रह गई। उसने मुझे कभी इस रूप में नहीं देखा था। मैं हमेशा अकड़ कर रहता था, कभी झुकता नहीं था, पर इस वक्त मैं उसे एक बेबस मोहरे जैसा लग रहा था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर उसके शब्द गायब थे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सोनी एक बात गांठ बांध लेना, मैं लू तुम्हारा एक ढेला भी कर्जदार नहीं हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ा और उस पार्टी से बाहर निकल गया। सोनी वहीं खड़ी रही। उसके गाल पर वो जलन अभी भी बाकी थी, पर मेरा जाता हुआ बैकग्राउंड देखकर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। अब आ गया मेरी मौत का दूसरा दिन। उस दिन मेरे माता पिता की बरसी थी। मैं सुबह सुबह जल्दी उठा और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, सोनी ने मुझे टोक दिया, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे कदम वहीं थम गए। मैंने मुड़कर तंज कसा, क्यों? अब क्या इरादा है? फिर से अपने गुंडों से मेरा गला दबवाकर शिंगे के पैरों में गिरवाना चाहती हो? सोनी का चेहरा फिर से सख्त हो गया। वो बोली, कल गलती तुम्हारी थी लू, और तुम हो कि अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहे। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी, उसे साइड किया और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा कि शिंगे पहले से ही फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वो मासूम बनकर बोला, लू भैया, सोनी कह रही थी कि अंकल आंटी की बरसी पर जाना है, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी आशीर्वाद ले आऊं। मैं गुस्से से भड़क उठा। मैं पीछे मुड़ा और सोनी पर चिल्लाया, सोनी, ये मेरी आखिरी बाउंड्री है। ये लड़का मेरे माँ बाप की समाधि पर कदम नहीं रखेगा। सोनी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, शिंगे अच्छे मन से जा रहा है लू, तुम अपनी बदतमीजी बंद करो। अच्छे मन से? मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। आज मेरे माँ बाप का दिन है सोनी, तुम दोनों का डेटिंग डे नहीं है। शिंगे ने एक झूठी आह भरी, लू भैया, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? पहले तो हमारे बीच सब कितना अच्छा था ना? मैंने शिंगे को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे क्यों नफरत करता हूँ ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। सोनी से ये सब देखा नहीं गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और खींचते हुए बोली, लू तमाशा मत करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। मैं छटपटाता रहा पर वो मुझे घसीट कर ले ही गई। गाड़ी तेज रफ्तार से कब्रिस्तान पहुंची। मैं उन दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर तेजी से अपने माता पिता की समाधि के पास पहुंच गया। मैंने दिल भारी करके कहा, मम्मी पापा, मैं आ गया। न जाने कब सोनी भी पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो समाधि को अजीब नजरों से देख रही थी। फिर वो धीरे से बोली, मम्मी पापा, भले ही मैं लू को पसंद नहीं करती, पर मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी भर इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनते ही मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया। कुछ पलों बाद मैंने अपने दांत भींचे और कहा, मुझे तुम्हारी इस भीख की जरूरत नहीं है। तुम बस एक बार मुझसे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सोनी का चेहरा एक झटके में बदल गया। वो बोली, ये कभी नहीं हो सकता लू, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। मेरे दिल में एक और खंजर उतर गया। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। पूजा खत्म करके सोनी और शिंगे वहाँ से चले गए। मेरा मन वहाँ से हटने का नहीं था, इसलिए मैं कुछ देर और वहीं रुका रहा। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो वहाँ के एक स्टाफ ने मुझे रोक लिया। लू सर, एक बात है जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। दरअसल आपके माता पिता की अस्थियां अब इस समाधि में नहीं है। शिंगे सर ने उन्हें यहाँ से निकाल कर कहीं बहा दिया है। ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मेरे कान बज रहे हो। मैंने उसका कॉलर पकड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस कर्मचारी ने डरते हुए कहा, सर, कुछ दिन पहले शिंगे सर ने हमें जबरदस्ती समाधि खोदने को कहा था। जब हमने मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो सोनी ग्रुप से कहकर हमें रास्ते पर ले आएंगे। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं पागलों की तरह कब्रिस्तान से बाहर भागा। मैं सीधा उस क्लब की तरफ लपका जहाँ सोनी और शिंगे गए थे। मैं जैसे ही लात मारकर वीआईपी रूम के अंदर घुसा, सामने का नजारा देखकर मेरा खून खौल गया। सोनी और शिंगे सोफे पर बैठे ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे थे। शिंगे हार चुका था और रूल के मुताबिक उसे सोनी को किस करना था। जैसे ही उसके होंठ सोनी के चेहरे के करीब पहुंचे, मैं चीखते हुए आगे बढ़ा। मैंने टेबल पर रखी शराब की भारी बोतल उठाई और दे मारी सीधा शिंगे के सिर पर। बोतल के परखच्चे उड़ गए और शिंगे एक चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ा। पूरे कमरे में लड़कियों और दोस्तों की चीखें गूंज उठी। सोनी झटके से खड़ी हुई और उसने घूमकर एक करारा थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। लू, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पर मुझसे बड़ा पागल वो कमीना है जो वहाँ नीचे पड़ा है। तुम्हें पता है इसने मेरे मम्मी पापा के साथ क्या किया? सोनी चिल्लाई, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है लू, वो उनके साथ क्या करेगा? मेरी आवाज कांप रही थी।
इस नीच इंसान ने मेरे माँ बाप की अस्थियों को वहाँ से निकाल कर फेंक दिया। सोनी एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में झटका सा लगा, पर तभी जमीन पर पड़ा शिंगे फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सोनी, ये मुझे जानबूझकर फंसा रहा है। सोनी को जैसे ही शिंगे का रोना दिखा, उसका दिमाग फिर से बदल गया। वो नफरत से बोली, लू, तुम्हारी चालें अब इतनी घटिया हो गई हैं। शिंगे को तुम्हारे मम्मी पापा बचपन से कितना मानते थे, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम ये सब नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुमने अभी हमें किस करते हुए देख लिया था और तुम्हारी जल गई। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मैंने भारी मन से कहा, सोनी, तुम सच में अंधी हो चुकी हो। और मैं भी एक नंबर का गधा था जो तुम्हारे जैसी औरत के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए हम दोनों का यही हश्र होना चाहिए था। हम दोनों को एक दूसरे की नफरत में ही जलना चाहिए था। इतना कहकर मैं पागलों की तरह हंसते हुए वहां से निकल गया। मेरा वो अकेला और उदास चेहरा देखकर शायद वहां खड़े लोगों का भी दिल कांप गया होगा। अब आ गया मेरी मौत का आखिरी और 5वां दिन। 5 दिन बीत गए, पर मैंने जिस बात के लिए मन्नत मांगी थी वो सोनी के मुंह से नहीं सुनी। वो आई लव यू शब्द मेरे लिए एक सपना ही रह गया था। मेरा दिल अब बिल्कुल शांत हो चुका था। कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैंने चुपचाप एक तेज चाकू उठाया और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की टेरेस पर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने सोनी को अपनी लोकेशन भेज दी और फोन को एक तरफ फेंक कर शांति से बैठ गया। लू के खुदकुशी करने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। नीचे मीडिया और तमाशबीनों की इतनी भीड़ लग गई कि पैर रखने की जगह नहीं थी। आखिरकार सोनी भी वहां पहुंच ही गई। वो लोगों को धक्का देती हुई हाफती हुई छत पर आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। लू, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये क्या नई नौटंकी है तुम्हारी? मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में शिंगे के पास रुकी हुई थी तो तुम्हें फिर से मिर्ची लग गई और तुमने ये नया तमाशा खड़ा कर दिया। भूल गए क्या, कल रात तुमने ही उसका सिर फोड़ा था? मैंने बहुत ही शांत नजरों से उसे देखा, धीरे से मुड़ा और बोला, सोनी, या तो मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। सोनी एक पल के लिए ठिठक गई, फिर कड़क कर बोली, लू, तुम सच में पागल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह मौत का डर दिखाकर तुम मुझसे अपनी बात मनवा लोगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। वो तेज चाकू अभी भी सीधे मेरे दिल के ऊपर टिका हुआ था। सोनी की आंखों में एक चिढ़ साफ दिख रही थी। वो हार मानकर बोली, ठीक है, कहती हूँ, सुनो लू, इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों में भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। अब मिल गई कलेज को ठंडक, अब कूद जाओ। मैं धीरे से मुस्कुराया। मेरे हाथ से वो चाकू छनक की आवाज के साथ कंक्रीट के फर्श पर गिर गया। मैं छत के किनारे से धीरे धीरे नीचे उतरा और सोनी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। सोनी ने जब मुझे नीचे उतरते देखा तो उसने राहत की सांस ली, पर अपनी अकड़ दिखाने के लिए हंसकर बोली, मुझे पहले से पता था तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ऊपर से कूद सको। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, सोनी, तुम नहीं समझोगी, अब कूदने या न कूदने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि मेरा दिल अब पूरी तरह से टूट चुका है। तुम्हारे लिए जो भी मोह था वो आज मर गया। सोनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही वहाँ से शिंगे की रोती हुई आवाज आई, सोनी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? सोनी का चेहरा एक पल में मोम की तरह पिघल गया। वो बड़े लाड से बोली, हाँ शिंगे, मैं बस अभी तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। उसने फोन काटा और मेरी तरफ एक आखिरी नफरत भरी नजर डाली। वो बिना किसी पछतावे के बिना मुड़े वहाँ से चली गई। पर इस बार मेरे दिल में कोई दर्द नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे बरसों का वो बोझ, वो जिद, वो नफरत सब एक पल में हवा हो गई हो। मैं उस छत से उतरा और सीधा अपने वकील के दफ्तर पहुंचा। मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर बिना झिझक के अपने दस्तखत कर दिए। कागजात वकील को सौंपते हुए मैंने कहा, इसकी एक कॉपी सोनी के घर भिजवा देना। वहाँ से निकलकर मैं आखिरी बार अपने बंगले पर आया। मैंने अलमारी खोली, अपनी उस 5 दिन पुरानी लाश को बाहर निकाला और बड़े प्यार से उसे सोफे पर लेटा दिया। फिर मैंने पास में रखे एक कागज के टुकड़े पर पेन से कुछ लाइनें लिखी। सोनी, सच तो ये है कि मैं बहुत पहले ही मर चुका था। ये 5 दिन तो मुझे यमलोक की बूढ़ी अम्मा ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम मुझसे एक बार आई लव यू कह दोगी तो मुझे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी, पर तुमने नहीं कहा, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, अब मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। तुम शिंगे के साथ खुश रहना। आज के बाद तुम्हें मेरा ये मनहूस चेहरा कभी देखना नहीं पड़ेगा। चिट्ठी को अपनी लाश के बाजू में रखकर मैं उसी सोफे के एक कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। यमलोक के उस पुल पर मैं एक बार फिर उसी बूढ़ी अम्मा के सामने खड़ा था। उन्होंने कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, पी लो इसे, इस बार तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कटोरा थामा और एक ही सांस में पूरा काढ़ा गटक गया। जब वो कड़वा पानी मेरे गले से नीचे उतरा तो मेरी आंख के कोने से एक आखिरी आंसू टपक कर उस खाली कटोरे में गिर गया। बूढ़ी अम्मा ने धीमे से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि सोनी कौन है? मेरी आंखों में एक खालीपन था। मैंने अपना सिर नामे हिलाया और पूछा, कौन सोनी? मैं नहीं जानता। बुढ़िया मुस्कुराई। उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, जाओ, अब तुम आजाद हो। मैंने सिर झुकाया और चुपचाप उस जन्म मरण के चक्रव्यूह में कूद गया।
मेरा वजूद धीरे धीरे एक रोशनी की किरण बनकर उस धुंध में गायब हो गया। अब इस दुनिया में लू नाम का कोई शख्स नहीं बचा था। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको एंड स्क्रीन में या पिंड कमेंट में मिल जाएगा, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।